गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर। तो गाइज न्यू टारगेट बैच के अंदर हमारा एक नया सब्जेक्ट आज शुरुआत होगी, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। अभी क्या है कि एमपी सब इंजीनियर 2022 का रिजल्ट आ चुका है और बहुत से एस्पिरेंट का सिलेक्शन हुआ, बहुत से एस्पिरेंट्स का सिलेक्शन नहीं हुआ। तभी हमने देखा कि जो हमारा सिलेक्शन रेट था किस बैच में ज़्यादा था, और टारगेट बैच के अंदर काफ़ी अच्छा सिलेक्शन रेट था। इस बार 600 प्लस सिलेक्शन हमारे यहाँ से हुए। अब हमने देखा कि टारगेट बैच के अंदर ही सिलेक्शन रेट क्यों ज़्यादा था, तो उसमें एक चीज़ पता चली कि उसमें पढ़ने के लिए एस्पिरेंट के पास अच्छा खासा टाइम मिला था। वो बैच हमारा स्टार्ट हुआ था 5 अक्टूबर से, और एक साल बाद आपका पेपर हुआ नवंबर में। यानी हमारे पास 10 से 12 मंथ का अच्छे से टाइम था, 6-7 मंथ में सिलेबस कवर हुआ था। इसके बाद आपका जो पेपर हुआ उसके लिए हमारे बहुत सारा टाइम मिल गया था प्रैक्टिस के लिए। तो बहुत सारी क्वेरी आ रही थी सर कि अब अगेन बैच कब स्टार्ट होगा। तो फाइनली हमारा न्यू टारगेट बैच स्टार्ट हो चुका है, मध्य प्रदेश सब इंजीनियर एग्जाम 2023 और 24 के लिए। ध्यान रखिए 23 और 24 के लिए हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है। क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम बैच के बारे में बता देते हैं आपको, इसके बाद क्लास को कंटिन्यू करेंगे। इस हमारे क्लास का फीचर क्या रहने वाला है, इसके अंदर आपको टेक प्लस 9 का प्रॉपर कवरेज मिलेगा। वीडियो लेक्चर्स रहेंगी, ई बुक रहेगी, टेस्ट सीरीज रहेगी, पीडीएफ नोट्स रहेंगे। कोई भी क्वेरी है तो इन दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। द सिविल पॉइंट ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, द सिविल पॉइंट का जो यूनिक फीचर है हैंड होल्डिंग सपोर्ट। आपको कोई भी डाउट आता है इंस्टेंट आपको चैट पे विद इन 1 आवर रिप्लाई मिलता है। आपको कोई मेजर डाउट है तो टीचर से डायरेक्टली आप जूम पे डाउट सेशन ले सकते हैं, कॉल पे बात कर सकते हैं। किसी भी लेवल पर कहीं भी प्रॉब्लम हो तो प्रॉपर 100% हैंड होल्डिंग सपोर्ट हम प्रोवाइड करते हैं। ये हमारा यूनिक फीचर है। और जो कंटेंट आपको मिलेगा, कंटेंट की जो लैंग्वेज होगी, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज के अंदर हर एक सब्जेक्ट को एक्सप्लेन किया जाएगा। यदि आप बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट हैं तब भी ये क्लास बहुत अच्छे से आप इंजॉय कर सकते हैं। आपको पता ही नहीं चलेगा कितने डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल होता है, फ्लूइड मैकेनिक्स होता है, स्टील स्ट्रक्चर होता है, इन सब्जेक्ट को जो डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट होते हैं उनको भी आप इजीली समझ पाएंगे, कोई भी इशू नहीं आएगा। इस तरीके की लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं और हमारे टीचर्स यूज़ करते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखते हुए क्लास को हम डिज़ाइन करते हैं। आगे हम बात करें, सब्जेक्ट स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा जो आज सब्जेक्ट रहेगा इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। यदि आपने अभी तक बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बाद में बहुत सारी जब क्लास हो जाएंगी, डेली की 4 to 5 आवर की क्लास चलती रहती है, फिर आपको बहुत सारा बर्डन लगेगा। तो बर्डन ना लगे इसलिए अभी से जितनी भी क्लास आपके सेक्शन पे अपडेट हो रही है, कंटिन्यूसली बहुत अच्छे से आपको देखते जाना है। कोई भी डाउट आता है अपने टीचर से डाउट को डिस्कस करते जाना है, ठीक है। आगे हम बात करें, जो हमारा इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट होगा, हमारा क्या अप्रोच होगा पढ़ने के लिए। इनफैक्ट ये सभी अप्रोच सारे सब्जेक्ट में काम आएंगे, इसलिए इस सब्जेक्ट में हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट को सिखाएंगे। देखो कुछ भी चीज़ आप रट नहीं सकते। आपने अभी लेटेस्ट में एग्ज़ाम दिया है या फिर एग्ज़ाम नहीं भी दिए हैं, तो इस बार क्या था, कोई दायरा फिक्स नहीं था सब इंजीनियर के अंदर, कहाँ से क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो कुछ किसी भी सब्जेक्ट के, किसी भी चैप्टर के, किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं। यानी सब कुछ आपको बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करनी होगी अपने लेवल, एग्ज़ाम के लेवल के अकॉर्डिंग। तो पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सिखाएंगे, फिर जो टॉपिक हम पढ़ेंगे उन टॉपिक के साथ साथ में क्वेश्चंस भी करते चलेंगे, उन टॉपिक के साथ साथ में क्वेश्चंस भी करेंगे। जब हमारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे तो सब्जेक्ट के हम ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगा लेंगे, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगा लेंगे। ये बैच किन के लिए इंपॉर्टेंट है, यदि आप मध्य प्रदेश सब इंजीनियर एग्जाम को डेडिकेटेड फोकस करना चाहते हैं, उस केस में ये बैच आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप इसके अलावा सब इंजीनियर के अलावा और कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं, लेट सपोज आप देना चाहते हैं एफएससी जेई का एग्ज़ाम, आप देना चाहते हैं आरआरबी जेई का एग्ज़ाम, तो आपके सिंगल क्वेश्चन भी नहीं छूटेंगे। इस तरीके से सभी सब्जेक्ट के अंदर अप्रोच फॉलो करेंगे कि जो आपके वन डे ऑब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं सारे एग्जाम कवर हो जाएं, ठीक है। क्योंकि एमपी सब इंजीनियर का भी दायरा फिक्स नहीं रहता, कहीं से भी क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं, तो सब कुछ आपको कवर करते हुए चलेंगे, कुछ भी छूटेगा नहीं। यदि आप एमपीपीएससी ए की तैयारी कर रहे हैं, उस केस में आपको फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना है, टारगेट बैच ज्वाइन नहीं करना है, क्योंकि यहाँ थोड़ा जेई ओरिएंटेड हो जाता है तो कुछ चीज़ें आपकी मिस हो जाती हैं। तो आपको फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना है, जिसके अंदर आपको दोनों ही चीज़ें मिलेंगी। आपके एमपीपीएससी ए का जो कंटेंट वो मिलेगा, साथ में सब इंजीनियर का जो एक्स्ट्रा कंटेंट होता है वो भी आपको मिलेगा। ये चीज़ें ध्यान में रखना है आपको। तो बेसिक कॉन्सेप्ट हम देखेंगे, इसके बाद हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे टॉपिक वाइज, फिर टेस्ट सीरीज लगाएंगे, ठीक है। आपको डेली का डेली पढ़ते चलना है बहुत अच्छे तरीके से, जो भी सेक्शन के अंदर क्लास अपलोड हो रही है। ऐसा नहीं है कि आज की क्लास कल देखेंगे, कल की परसों देखेंगे, सब नहीं करना है। डेली का डेली
पढ़ते रहना है। हो सकता है वीडियो आप बाद में देख रहे हो, हमारे रिकॉर्ड करने के 2 महीने बाद देख रहे हो, तो आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप बैच ज्वाइन कर रहे हैं ना, डेली के मिनिमम 5 आवर्स आपको स्टडी करनी है। 5 आवर्स मिनिमम स्टडी करेंगे तब जाके सिलेबस कवर हो पाएगा टाइम पर, और सिलेबस कवर होगा टाइम में तभी जाके आप सिलेक्शन ले पाएंगे, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है, सब टाइम वेस्टेज है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़ने से पहले जो कुछ भी हम पढ़ाएंगे ना, हर एक टर्म को एक्सप्लेन करेंगे, हर एक टर्म को आप फील करते हुए चलेंगे। यदि आपने कभी पहले पढ़ा नहीं है, आपको 5-7 साल गैप रहा है, तो 5-7 साल जिनका गैप था ना, उस बार भी रैंकर बने हैं सब इंजीनियर के अंदर इस बार। उनके पीछे यही रीज़न था कि उन्होंने हर एक चीज़ों को फील किया है। वैसे ही आप इस लेक्चर को एंजॉय करेंगे, इनफैक्ट संपूर्ण बैच को आप एंजॉय करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। हम बात कर रहे हैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की। तो हमारे मन में एक सवाल आता है कि इन्वायरमेंट क्या होता है और इंजीनियरिंग क्या होती है, साथ में उससे पहले फिर एग्जाम का वेटेज क्या है। कोई सा भी एग्जाम देख लो ना, आपके मिनिमम 8 से 10 क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं, डिपेंड करता है एग्जाम के ऊपर। लेकिन क्वेश्चन आते हैं अच्छे खासे वाले, इजी क्वेश्चन होते हैं, समझ में आ जाते हैं। कुछ न्यूमेरिकल भी होते हैं, कुछ थ्योरेटिकल भी होते हैं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। अच्छा, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में इन्वायरमेंट क्या होता है और इंजीनियरिंग क्या होती है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। देखो, इन्वायरमेंट क्या होता है, आपने 5th क्लास की बुक में भी डिफिनीशन पढ़ रखी होगी। समथिंग दैट सराउंडिंग अस, हमारे चारों ओर जो आवरण दिख रहा है, जो घेरे हुए आवरण है, या फिर हमारे सराउंडिंग में जो चीज़ें दिख रही हैं वो इन्वायरमेंट होती है। ये बात तो समझ में आ गई सर, लेकिन इंजीनियरिंग क्या होती है? इंजीनियरिंग क्या होती है? तो इंजीनियरिंग को जानने से पहले आपको साइंस को जानना होगा। किसको जानना होगा? आपको साइंस को जानना होगा। साइंस क्या होता है? आपके डेली दिनचर्या के अंदर जो चीज़ें घटित होती हैं, ठीक है, जो आप कुछ ऑब्जर्व करते हैं, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसके पीछे का आपने जो रीज़न पता किया ना, वो जो रीज़न होता है वो क्या होता है, वही तो साइंस है। ऑब्जर्विंग द नेचुरल प्रोसेस एंड मेकिंग प्रिंसिपल, मतलब आपने जो मान लीजिए आपने वॉल को ऊपर फेंको, नीचे आ रही है, आप कहीं चिकनी सतह पे आप चल रहे हैं, स्लिप हो रहा, फिसल रहे हैं, ये क्या रीज़न है? क्या रीज़न है? आपने उस रीज़न को पता किया, रीज़न पता करने के लिए आपने प्रिंसिपल बना दिया, किसकी वजह से ये प्रॉब्लम, ये चीज़ें घटित हो रही हैं। फिर आपने जो प्रिंसिपल बनाया, आपने जो लॉ बनाया, आपने कोई थ्योरी दी, आपने कोई थ्योरी दी, जो थ्योरी दी वो आपका क्या होता है, उसको यूज करके जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, जो सर्विस दी जाती है ह्यूमंस को, वो आपकी इंजीनियरिंग होती है। तो कुल मिला के बात है कि इंजीनियरिंग क्या होती है? प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस का एप्लीकेशन होता है। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आसान है, थोड़ा समझिएगा, लेक्चर को पूरा देखिएगा फिर आपको फील आएगा। जो प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस होता है ना, साइंस का प्रिंसिपल क्या है? आपने जो नेचुरल चीज़ें घटित होती हैं, उन घटनाओं को आपने देखा और उसको देख के पता किया कि इसके पीछे का रीज़न क्या है। वो जो रीज़न था उसको आपने उसके बना दिया प्रिंसिपल। अब उन प्रिंसिपल को यूज करके आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई आप यूजफुल सर्विस बनाते हैं जो ह्यूमंस के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, वो आपका होता है इंजीनियरिंग। आई होप आपको इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग पता चला होगा। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग क्या होता है? जो प्रिंसिपल, इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ साइंस। क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ साइंस का एप्लीकेशन होता है। कैसे? प्रिंसिपल ऑफ साइंस, जो चीज़ें घटनाएं घटित होती हैं उनके पीछे हमने रीजन पता किया, रीजन पता करने के बाद हमने प्रिंसिपल बनाया, थ्योरी बनाई, हमने लॉ बनाया, और इनको यूज करके हमने कुछ यूजफुल प्रोडक्ट बना दिया जो ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आपका होता है क्या? इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। तो यही डिफरेंस। अब एक सवाल भी आता है कई बार, क्या ना, ऑफलाइन में जब पढ़ते हैं तो आपके मन में बहुत सारे स्टूडेंट डाउट पूछते रहते हैं, फिर क्या डाउट होता है, इवन क्या डिफरेंस होता है इन्वायरमेंटल साइंस में और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में, ठीक है। तो आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा, तो सवाल का जवाब आपको मिल चुका है कि वी विल ऑब्जर्व थिंग्स रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, आफ्टर ऑब्जर्विंग दीज थिंग वी विल मेक सम प्रिंसिपल थ्योरीज लॉ, दैट इज इन्वायरमेंटल साइंस। नेचुरल जो घटनाएं घटित होती हैं हमारी दिनचर्या के अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर, उसको हम ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व करने के बाद कुछ प्रिंसिपल, कुछ रूल्स, कुछ प्रिंसिपल, कुछ थ्योरीज, कुछ लॉ बनाते हैं, वो आपका इन्वायरमेंटल साइंस है। और इन लॉ को यूज करके जब हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं जो ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो आपका होता है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, ठीक है। जैसे इसको यूज करके आप क्या बनाएंगे? वाटर सप्लाई स्कीम बनाएंगे, वाटर सप्लाई स्कीम बनाएंगे। तो जो वाटर सप्लाई स्कीम आप बनाने वाले हैं, आपने किसको यूज किया? इन्वायरमेंटल साइंस के कॉन्सेप्ट को यूज किया है। इन्वायरमेंटल साइंस क्या होता है वो आपने देखा। तो जो वाटर सप्लाई स्कीम बनेगी तो ह्यूमन का सर्वाइवल कैसे होगा भैया?
वाटर सप्लाई स्कीम जो हम बनाते हैं उससे हम किसी पर्टिकुलर टाउनशिप में क्या होता है पानी सप्लाई करते हैं, तो ह्यूमन का बेनिफिट है यहाँ पर अपना, ह्यूमन को सर्विस हम दे रहे हैं, ठीक है। पीने के लिए जो पानी आप प्रोवाइड कर रहे हैं वेरियस यूजेस के लिए, ये तो सर्विस ही हो गई ना। तो यही चीज़ें होती हैं, ठीक है। यही आपका इन्वायरमेंटल साइंस और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में डिफरेंस होता है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी क्या डिफरेंस होता है। अब एक सवाल जनरली कई बार मन में आता है, सर सिविल इंजीनियर हम हैं तो सिविल इंजीनियर को इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में क्या पढ़ना होता है, सर हमें बता दीजिए। सिंपल सा जवाब है, आपको 4 कंपोनेंट के बारे में बहुत ज़्यादा स्टडी करना पड़ता है। एक तो आपको वाटर के बारे में स्टडी करना पड़ता है, दूसरा आपको एयर के बारे में पढ़ना पड़ता है, तीसरा आपको नॉइज़ के बारे में, चौथा आपको सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ता है। ये जो 4 कंपोनेंट है ना, ध्यान से देखिएगा, ये जो 4 कंपोनेंट है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वाटर भी इम्पोर्टेंट है, एयर, नॉइज़, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। जो सॉलिड वेस्ट होती है उनका कैसे मैनेजमेंट करना है, इसका पूरा पूरा तरीका होता है। तो ये 4 कंपोनेंट जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ रूल्स बनाए हैं? बिल्कुल कुछ रूल्स बनाए हैं, जिन रूल पे क्वेश्चन आता है उसको बताने से पहले हम आपको बता देते हैं, आप सिविल इंजीनियर्स हैं, आप सिविल इंजीनियरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तभी तो ये सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो आप बताइए सर कि ये जो 4 कंपोनेंट है ये हमारे एग्जाम के लिए कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट, किस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपका जो वाटर वाला सेक्शन है गाइज, वाटर वाले सेक्शन आपका 80 to 85% कवर करता है। बाकी का ये जो है ना आपका 15 से 20% रहता है, ठीक है, 15 से 20%। फिर ऐसे कह सकते हैं कि 80% आपका वाटर वाला सेक्शन कवर करता है और 20% आपका तीनों कंपोनेंट चाहे एयर, नॉइस और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ये टॉपिक कवर करते हैं। अब जितना जिसका वेटेज है उसको पढ़ने में भी उतना ही टाइम लगेगा। तो जब वाटर वाला चीज़ पढ़ेंगे ना तो जितना फिर टाइम लगेगा, मान लीजिए सब्जेक्ट को हम 100 आवर्स में पढ़ रहे हैं, लेट सपोज मान लेते हैं 100 आवर्स में पढ़ रहे हैं, तो 80 आवर्स आपको वाटर वाले सेक्शन में लगेगा और 20 आवर्स आपको इन सेक्शन में लगेंगे। हालांकि 80 घंटे नहीं लगे, ये 50 से 60 घंटे के अंदर ये सब्जेक्ट बहुत अच्छे से आपकी हो जाएगी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। कुछ पीपीटी का यूज़ करेंगे, कुछ चीज़ें हम लिख लिख के पढ़ाएंगे और खुद को अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते हुए चलना है, ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। 2-3 चीज़ें हम बता देते हैं पहले आपको कि आप क्या करना है, जो कुछ भी हम पढ़ा रहे हैं ना खुद के हैंड रिटन नोट्स बना लेना, प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन करते चलना है, प्रॉपर तरीके से रिवीजन करते हुए चलना है। यदि आप खुद के हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाते हैं तो इससे बड़ी गलती कुछ भी नहीं हो सकती आपके लाइफ में। क्योंकि यदि आपने एक बार नोट्स बना लिया ना और किसी कारण से आपका एग्जाम नहीं भी निकला, तो आप दोबारा से उस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, अन्य एग्जाम के लिए पढ़ सकते हैं। या फिर आपको जब लास्ट का 1 मंथ बचता है ना, यदि आपने नोट्स नहीं बनाया ना तो बैंड बच जाती है, बहुत दिक्कत होती है पूरे कंप्लीट सिलेबस को रिवीजन करना। इतना टेक्निकल का होता है, नॉन टेक का होता है, तो अपना नोट्स बहुत काम का चीज़ होता है। सो आप लोग प्लीज़ नोट्स बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। खुद के लिखे हुए नोट्स बनाते चलिए, बहुत बढ़िया रहता है। तो ये आपका जो वाटर वाला सेक्शन होता है, वाटर वाले सेक्शन के अंदर 80 to 85% टाइम लगता है। 50 से 60 घंटे में कंप्लीट स्टडी हम करेंगे, ठीक है। हो सकता है 50 घंटे आपको वाटर वाले सेक्शन में लग जाए और 10 घंटे इन तीनों टॉपिक में लग जाए, ठीक है। अब एक बात बताइए, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रूल्स बनाए हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर हम वाटर वाले सेक्शन का एक फ्लो चार्ट बना के आपको दिखाएंगे, ठीक है। ये कुछ रूल्स हैं जहाँ पे क्वेश्चन भी एग्जाम में आए हुए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ रूल्स बनाए हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट के अंतर्गत आते हैं। किसमें आते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट के अंतर्गत आते हैं। सवाल ऐसा देता है कि द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट किसके अंतर्गत आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है। पानी को पॉल्यूट होने से बचाने के लिए, यदि पॉल्यूशन हो गया है तो उसे कंट्रोल करने के लिए जो नियम बनाए गए हैं, जो एक्ट बनाए गए हैं, वो 1974 में बनाया गया था। उसी तरीके से एयर को प्रिवेंशन करने के लिए, कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन बचाने के लिए 1981 में एक्ट बनाया गया था और इसका अमेंडमेंट किया गया था 1987 में। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो बनाया गया था 1986 में बनाया गया था, ठीक है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में बनाया गया था और जो फॉरेस्ट एक्ट है 1927 में बनाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक किसके अंतर्गत आते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट के अंतर्गत आते हैं।
और ये कब बना था, ये सवाल आपके पेपर में आते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात है कि जो आपके खतरनाक हजार्डियस वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको आप ऐसे नहीं कि आपने न्यूक्लियर से कोई वेस्ट निकला आप कहीं ले जाके रोड के किनारे फेंक दिए, ऐसा नहीं कर सकते हैं। उसको प्रॉपर मैनेजमेंट करना होता, प्रॉपर हैंडल करना होता, उसका भी जो रूल्स है वो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट के अंतर्गत आते हैं। ये सवाल पूछा हुआ था कि जो हजार्डियस वेस्ट मटेरियल होते हैं, जो खतरनाक पदार्थ होते हैं जो कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज से निकलते हैं, उद्योग से निकलते हैं, उन्हें कहाँ कैसे मैनेज करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं, तो उसके लिए जो नियम है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने बना रखे हैं और उसी के अंतर्गत आते हैं। एक बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ईएफसी के अंदर आया हुआ था। ठीक है, एक सवाल कर लेते हैं पहले फटाफट। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या है, व्हेन वाज द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट इनेक्टेड बाय द इंडियन पार्लियामेंट। इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट कब बनाया गया था, 1974 में। ये चीज़ें आपने अभी देखी है। ऐसे जितने भी सवाल बनेंगे साथ साथ में सारे सवालों को हम करते हुए चलेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब आगे हम बात करते हैं। ओके, जस्ट अ मिनट गाइज। ठीक है, अब हम क्या बात करेंगे, बहुत ध्यान समझना। अभी तो ओवरव्यू हमने दिया है, अब तो असली तो मज़ा यहाँ आने वाला आगे पढ़ने पर। देखिए, अब एक बात बताइए, हमने क्या आपको बताया कि जो वाटर वाला सेक्शन है ना, वाटर वाला सेक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो वाटर है आप किसको प्रोवाइड करोगे, आप वाटर प्रोवाइड करोगे तो ह्यूमंस को या तो एनिमल्स को प्रोवाइड करोगे। और हमें ऐसा पानी प्रोवाइड करना है कि उस पानी को पीने के बाद, ठीक है, उस पानी को पीने के बाद ना तो जानवर बीमार पड़े ना तो इंसान बीमार पड़े। यानी हमारा पर्पज क्या है, हम सुटेबल वाटर प्रोवाइड करेंगे। अब किसे सुटेबल वाटर कहते हैं अभी आप देखोगे। ठीक है, हमारा पर्पज क्या है, चाहे वो एनिमल्स हो व ह्यूमन्स को सुटेबल वाटर प्रोवाइड करना, सुटेबल वाटर प्रोवाइड करना फॉर वेरियस यूजेस। यदि आपको हमारी स्पीड स्लो लगे तो आप वीडियो को डबल स्पीड पे देखिए, आपका टाइम बचेगा, कंटेंट भी पूरा कवर होगा। ये हमारे पढ़ाने का नेचुरल तरीका है और इस नेचुरल तरीके को हम छोड़ेंगे नहीं, इस तरीके से हमारा चलेगा ही चलेगा। ठीक है, क्योंकि एक फ्लो होता है ना कि आप आराम आराम से चीज़ों को एक्सप्लेन करो, एस्पिरेंट को समझ में आएगा ही आएगा। आपको लगता है कि बहुत सर बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, डबल स्पीड पर देख लीजिए, ऐप के अंदर फैसिलिटी है, यूट्यूब में फैसिलिटी है, जहाँ भी इस वीडियो को आप देख रहे हैं। ठीक है, तो एनिमल्स को और ह्यूमन्स को सुटेबल वाटर प्रोवाइड करना है वेरियस यूजेस के लिए। सुटेबल वाटर का मतलब है इस पानी को पीने के बाद कोई बीमार ना पड़े। तो कैसे करोगे, मान लो आपको कहीं पानी सप्लाई करना है, तो क्या फोर्स से पानी को लेकर डायरेक्ट सप्लाई कर दोगे, नहीं। इसका पूरा का पूरा फ्लो डायग्राम हम पढ़ेंगे। देखिए, अभी हम क्या बता रहे हैं आपको, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का बता रहे हैं, पढ़ने क्या वाले हैं। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में 4 सेक्शन है, इन 4 सेक्शन में से जो आपका वाटर वाला सेक्शन है 80% सिलेबस कवर करता है। तो वाटर वाले सेक्शन में कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं उसकी फील आपको फ्लो डायग्राम से लग जाएगा। फिर एक एक चैप्टर के कौन कौन से टॉपिक होते हैं वो हम बाद में देखेंगे। ओके, तो हम पानी सप्लाई करने वाले हैं किसी पर्टिकुलर टाउनशिप के अंदर, जहाँ वहाँ एनिमल्स को और ह्यूमन्स के लिए वेरियस यूजेस के लिए पानी देने वाले हैं। तो कैसे क्या सिस्टम होता है पानी देने का, सबसे पहले कहीं भी पानी देना है आपको तो सबसे पहले सोर्स को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। सोर्सेस आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। अब पानी के सोर्सेस कुछ भी हो सकते हैं, हो सकता हो डैम हो, कोई रिजर्वायर हो, कोई रिवर हो सकता है आपको कहीं डैम मिल जाए या फिर कोई रिजर्वायर हो, डैम रिजर्वायर या फिर कोई रिवर हो। ठीक है, डैम हो, रिजर्वायर हो, रिवर हो, वेल हो, ट्यूब वेल हो, ये आपके सोर्स ऑफ वाटर हो सकते हैं। सबसे पहले अपने सोर्स ऑफ वाटर को आइडेंटिफाई करना है। अब ये जो पानी आपको यहाँ पे मिलेगा ये बिल्कुल रा वाटर होता है। ये पानी अपना क्या होता है, रा वाटर होता है, रा वाटर। इस पानी को डायरेक्टली आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस पानी को आप क्या करेंगे, किसी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाएंगे। इस पानी को हम किसी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, ये आपका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, अच्छे से देखिएगा, ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है। इस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में इस रा वाटर को हम ले जाते हैं। फिर इस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाने के बाद क्या करेंगे, तो पहले पानी जब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाके पानी को हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। अब कितना ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है, कौन कौन सी यूनिट्स लगानी है, उससे पहले की जो हमारा रा वाटर है इसकी हम पैरामीटर को चेक कर लेते हैं। ठीक है, कौन कौन से वाटर क्वालिटी पैरामीटर हमें चाहिए होते हैं, क्या कोड की रिकमेंडेशन है, सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। तो आपको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी को ले जाने से पहले ही
इसका वाटर क्वालिटी पैरामीटर चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा? वाटर क्वालिटी पैरामीटर। आपने पढ़ रखा होगा फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर, केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर और बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। आगे हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 के अंदर। तो इन पैरामीटर को आप चेक कर लिए। चेक करने के बाद इस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी को ले जाते हैं। बहुत सारी यूनिट्स होती है, मान लीजिए कोई अल्फा यूनिट है, बीटा यूनिट है ना, कोई जेड यूनिट है, कोई एक्स यूनिट है, बहुत सारी यूनिट होती है। इन यूनिट से होकर पानी हमारा गुजरता है। फिर अलग अलग यूनिट का अलग अलग पर्पज होता है पानी को साफ करने के लिए, वो सब देखेंगे। तो पहले क्या किया हमने? पहले सोर्स ऑफ वाटर आइडेंटिफाई किया, फिर वाटर क्वालिटी पैरामीटर चेक किया, फिर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाते हैं, पानी को साफ करते हैं। आपने पानी को साफ कर लिया, ठीक है। अब जो आप पानी साफ किए हैं, ये आपका साफ पानी ही फुटेबल वाटर है। ये साफ पानी ही आपका क्या है? फुटेबल वाटर है। इस पानी को आप अब पीने के लिए सप्लाई कर सकते हैं, पीने के लिए सप्लाई कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? इस पानी को एक स्टोरेज, हमारे पास टैंक होता है, हमारे पास ये ओवरहेड वाटर टैंक है, ठीक है। आप इमेज में भी देख लें, पानी की जो टंकी आपने देख रखी है ना, वही वाली। ये जो पानी की टंकी है ना, ओवरहेड वाटर टैंक, इस ओवरहेड वाटर टैंक के अंदर पानी को हम स्टोर करते हैं। पानी को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। ये फुटेबल वाटर को हम स्टोर करेंगे। फिर स्टोर करने के बाद अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू, यहाँ पर आप क्या बनाएंगे? डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू पानी को हम टाउनशिप में सप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? हमारा ये टाउनशिप है, टाउनशिप, इस टाउनशिप में पानी को सप्लाई करेंगे। पहले हमने क्या किया? सोर्स ऑफ वाटर आइडेंटिफाई किया, फिर वो हमारा जो रॉ वाटर था क्वालिटी पैरामीटर चेक किया, पानी को साफ किया। पानी को साफ करने के बाद जो पानी मिला फुटेबल वाटर है। इस फुटेबल वाटर को ओवरहेड वाटर टैंक में स्टोर करते हैं। स्टोर करने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू पानी को टाउनशिप में सप्लाई कर दिए। पानी को आपने सप्लाई कर दिया, तो यहाँ पानी मान लीजिए आपने 100 लीटर दिया है ना, तो लोग इस पानी को यूज करेंगे, वो गंदा हो जाएगा ये पानी। फिर ये गंदा पानी कहाँ जाएगा? इस पानी को भी कलेक्ट करना पड़ेगा ना। तो हमारे पास क्या होती है? फीवर पाइप्स होती हैं। तो जितना आप पानी देते हैं, वो आपका लगभग 80% वाटर, 80% वाटर एज अ वेस्ट वाटर आपको मिलता है, एज अ गंदा पानी मिलता है। तो इस वेस्ट वाटर को, ये जो फीवर पाइप हैं, क्या है? फीवर पाइप होती हैं, छोटी छोटी पाइप होती है जो आपस में कनेक्टेड होती हैं। इन फीवर पाइप के थ्रू हम कहाँ ले जाते हैं? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? सीवेज जस्ट अ मिनट गाइस। इसको आप बोल सकते हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, या फिर आप बोल सकते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, WWTP या फिर FTP। इस जो हमारा गंदा पानी था ना, ये जो वेस्ट वाटर आपको मिला है सप्लाई करने के बाद, इस पानी को आप ले जाते हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में या फिर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में। लेकिन ये पानी को वहाँ ले जाने से पहले, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाने से पहले, इस पानी की कैरेक्टरिस्टिक्स को चेक करते हैं, जिसे बोलते हैं वेस्ट वाटर कैरेक्टरिस्टिक्स। वेस्ट वाटर कैरेक्टरिस्टिक्स चेक करते हैं। और ये जो पानी इस सिस्टम के थ्रू जाएगा ना, फीवर के थ्रू, तो ये पानी प्रॉपर तरीके से फीवर पाइप के थ्रू चला जाए। यहाँ बहुत सारे कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ती है ना, इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जिन्हें फीवर अपरटेनेंसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? फीवर अपरटेनेंसेस कहते हैं। इन फीवर अपरटेनेंसेस के बारे में सुने होंगे आपने, मैन होल, लंप होल, है ना। तो इनके बारे में भी हम देखेंगे आगे। क्या क्या हमने देखा? पानी हमारा टाउनशिप में गया, पानी टाउनशिप से गंदा हुआ, लोगों ने यूज़ किया, यूज़ करने के बाद हमारा जो पानी मिलता है वो 80% ऑलमोस्ट रहता है लगभग। ये हमारा सीवेज वाटर कह सकते हैं, वेस्ट वाटर कह सकते हैं। फिर ये फीवर पाइप के थ्रू जाएगा, उससे पहले वेस्ट वाटर कैरेक्टरिस्टिक्स चेक करते हैं। बहुत सारी फीवर अपरटेनेंसेस होती हैं यहाँ, ठीक है, ताकि सुचारू रूप से पानी हमारा चला जाए। और यहाँ बहुत सारी बायोलॉजिकल रिएक्शन भी होती है, बायोलॉजिकल रिएक्शन भी होती है, बहुत सारी बायोलॉजिकल रिएक्शन होती है, उनके बारे में जानेंगे। फिर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में हमें देखना है कि पानी को किस हद तक साफ करना है। क्या इस पानी को किसी ज़मीन में छोड़ना है? क्या इस पानी को यूज करके खेती करनी है? क्या इस पानी को यूज करके खेती में गेहूं की फसल उगानी है कि टमाटर उगानी है? ठीक है, ये सब कुछ देखना पड़ता है। फिर उस हद तक पानी को साफ करेंगे। फिर जो हमें इफ्लुएंट मिलता है, इस इफ्लुएंट को हम डिस्पोजल कर देते हैं किसी
ज़मीन के अंदर, किसी रिवर के अंदर, है ना, ये सब चीज़ें होती हैं। अब रिवर में कैसे डाल देते हो, आप पढ़ेंगे कि प्यूरिफिकेशन सिस्टम होता है, वो पानी साफ हो जाता है। तो आई होप आपने फ्लो डायग्राम को अच्छे समझ लिया होगा कि हमारा मेन मकसद क्या रहेगा। पहले तो सोर्स ऑफ वाटर को आइडेंटिफाई करना, फिर क्वालिटी पैरामीटर को चेक करना, फिर उस पानी को साफ करना, साफ करके पानी को स्टोर करना। ये हमारा ओवरहेड वाटर टैंक है। ओवरहेड आप बना लेना कॉपी पे, ओवरहेड वाटर टैंक कॉपी पे बना लेना इन चीज़ों को। ओवरहेड वाटर टैंक है। ओवरहेड वाटर टैंक में पानी को स्टोर करेंगे, फिर इस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू टाउनशिप के अंदर पानी को सप्लाई करेंगे। जनता उस पानी को यूज करेगी, जो गंदा पानी मिलता है उस पानी को फीवर पाइप के थ्रू सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाते हैं। अब ये फीवर पाइप के थ्रू पानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में पहुंचने से पहले क्या क्या होता है, हम वेस्ट वाटर का रिट्रेक्टिव चेक करते हैं, बहुत सारे अपर्टिनेंसेस लगाने पड़ते हैं, बहुत सारी बायोलॉजिकल रिएक्शन होती है। तो आई होप आपने वाटर वाले फ्लो डायग्राम को सीख लिया है। यदि आपने सीख लिया है तो बस आपका काम हो जाएगा। वाटर वाला जो 80% सिलेबस है यहीं से आने वाला है और यहीं से कवर होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। क्लियर है चीज़ें, कोई डाउट तो नहीं है ना? बहुत बढ़िया। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारा सिलेबस क्या रहने वाला है, फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर जो सिलेबस आपका रहने वाला है, ठीक है, पहला हमने क्या क्या लिखा है इसको देख लीजिए, ये सब कुछ अच्छे से देखिए। सिलेबस में पहला टॉपिक क्या रहेगा, वाटर डिमांड, इट्स सोर्स एंड कन्वेंस। वाटर डिमांड का मतलब क्या है कि जब कोई आप वाटर सप्लाई स्कीम बनाएंगे तो वहाँ पानी की क्या डिमांड है ये पता करनी पड़ेगी। फिर पानी के क्या सोर्सेस होते हैं, फिर सोर्स से लेकर के देखो यहाँ से देखो एक चीज़, ये जो आपका सोर्स ऑफ वाटर है, सोर्स ऑफ वाटर से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक जब पानी ले जाते हैं तो पाइप के थ्रू ले जाते हैं, जिसे कन्वेंस कहते हैं, उसके बारे में भी स्टडी करेंगे। तो पहला हमारा चैप्टर रहेगा वाटर डिमांड के बारे में, इट्स सोर्स के बारे में और उसके कन्वेंस के बारे में। ठीक है, जब वाटर डिमांड पढ़ेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग, टाइप्स ऑफ वाटर डिमांड, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। ये पहला चैप्टर है। दूसरा चैप्टर हमारा क्या रहेगा, क्वालिटी पैरामीटर ऑफ वाटर, कि पानी को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाने से पहले उसका फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर चेक करेंगे। तीसरा चैप्टर रहेगा कि पानी को हम कैसे साफ करेंगे। ठीक है, बहुत सारी यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे, उन यूनिट के डिजाइन पैरामीटर के बारे में पढ़ेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फोर्थ चैप्टर रहेगा पानी को साफ करने के बाद किस तरीके से आप पानी को सप्लाई करेंगे टाउनशिप में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू। तो उस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कौन कौन से सिस्टम आते हैं, ये हमारा फोर्थ चैप्टर रहने वाला है। फिर फिफ्थ चैप्टर रहेगा कि पानी आपने सप्लाई तो कर दिया, सप्लाई करने लोगों ने यूज किया, जो गंदा पानी मिला उस गंदे पानी को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाना। जब आप ले जाएंगे तो वेस्ट वाटर कैरेक्टरिस्टिक्स चेक करेंगे, इसको भी पढ़ेंगे। फिर जब पानी सीवर पाइप के थ्रू जाता है तो बहुत सारी बायोलॉजिकल रिएक्शन होती हैं, उन बायोलॉजिकल रिएक्शन के बारे में देखेंगे छठवें चैप्टर के अंदर। जो सेवंथ चैप्टर रहने वाला है, डिजाइन ऑफ सीवरेज सिस्टम एंड सीवर अपर्टिनेंसिस, किस तरीके से वो हमारा जो गंदा पानी है जो टाउनशिप से निकल के आ रहा है उसको हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाएंगे। पूरा का पूरा एक सिस्टम होता है, कैसे हमारी ब्रांच पाइप होती है, मेन पाइप होती है ना, वो सब कुछ हम डिटेल में देखते हैं। बहुत सारे फीवर अपर्टिनेंसेस होते हैं, उन अपर्टिनेंसेस के बारे में स्टडी करते हैं। ये हमारा चैप्टर नंबर 7 रहने वाला है। ठीक है, ये हम वाटर वाला सेक्शन ये भी देख रहे हैं। फिर जब पानी को हम ले जाते हैं किसी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर, देखिए यहाँ पर आप देखिए, ये आपका सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है। जब आप पानी को ले जाते हैं तो पानी को हम देते हैं ट्रीटमेंट, पानी इन द सेंस वेस्ट वाटर, गंदा पानी। इस गंदे पानी को हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं और यहाँ भी बहुत सारी यूनिट्स होती हैं। ठीक है, उन यूनिट्स के बारे में आपको स्टडी करना होता है। राइट, आगे हम बात करें, फिर जो गंदा पानी आपने साफ किया, उस गंदे पानी को साफ करने के बाद अब कहाँ छोड़ना है, किसी तालाब में छोड़ दोगे, किसी रिवर में छोड़ दोगे, किसी समुंदर में छोड़ देंगे, किसी ज़मीन में छोड़ देंगे। और डिस्पोजल ऑफ सीवेज एफ्लुएंट, ये 9th चैप्टर में आ जाता है। ये आपके टोटल 9 चैप्टर आपके रहने वाले हैं। ये टोटल आपके 9 चैप्टर रहेंगे वाटर वाले सेक्शन से। किससे, वाटर वाले सेक्शन से, ये चीज़ें ध्यान रख लेना आप। फिर आप क्या करेंगे, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे, पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा आप नॉइज़ के बारे में पढ़ेंगे यहीं पास। ठीक है, पॉल्यूशन में आ जाता है, और एयर के बारे में पढ़ेंगे। ये सारे चैप्टर 11 चैप्टर में आ जाते हैं। ठीक है, 11 चैप्टर में आ जाते हैं। तो टोटल 11 चैप्टर आप इस इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे। सबका हमारा अप्रोच यही रहेगा कि अभी हमने क्या किया, इन्वायरमेंट को स्टार्ट करने से पहले
आपको फ्लो डायग्राम बना के दिखाया, ठीक है, किस तरीके से हम करेंगे। उसी तरीके से जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो हर एक चैप्टर के कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ेंगे, उन टॉपिक को बताएंगे, फिर उन टॉपिक के बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे। जैसा हमारा पहला वाला चैप्टर है, पहले वाले चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो पहले वाले चैप्टर के अंदर क्या क्या देखेंगे। पहला चैप्टर क्या है, वाटर डिमांड, इट्स सोर्स एंड कन्वेंस, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इनमें कौन कौन से सब टॉपिक हैं, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं प्रॉपर ना। टोटल हम 8 टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं। फिर हमारे पास क्या है ना, यही तरीका होना चाहिए कि स्टैंडर्ड तरीका होता है कि जिस चीज़ को आप सीखने वाले हैं कितने मॉड्यूल में जब तोड़ देते हैं तो बहुत आसान हो जाता है। हमारे पास टोटल 11 चैप्टर है, बड़ा अच्छा है। इस एक चैप्टर में कितने टॉपिक हैं, उन टॉपिक को पढ़ लेंगे, सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, प्रॉपर रिवीजन कर लेंगे, काम हो जाएगा। तो यही अप्रोच फॉलो करेंगे। तो अभी हम क्लास स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, अगले लेक्चर के अंदर चैप्टर 1 बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट करेंगे। तब तक आप इन फ्लो डायग्राम को बहुत अच्छे से बना लो और चीज़ों को फील करो। बाकी आपके जो सब्जेक्ट आपके सेक्शन पे अपलोड हो रहे हैं बैचेस के अंदर, उनको प्रॉपर तरीके से स्टडी करिए। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग क्लास डेली की आपकी 2 घंटे के आसपास अपलोड होगी। 2 घंटे आपका फ्लूइड मैकेनिक्स चलेगा, 1 घंटे अभी आपका नॉन टेक चलेगा, ठीक है। और सीख जाएंगे, मतलब इतना आसान चीज़ें हैं ना कि हमने ये चीज़ देखा है कि दुनिया में कोई चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं होती। डिफ़िकल्ट तब तक होती जब तक आपको आती नहीं। अब डिफ़िकल्ट क्यों बन जाती है कि आपने इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर, है ना, आप कहीं भी पढ़े हैं, मतलब जहाँ से आपने स्टडी नहीं कर पाए ढंग से, आपको जो टाइम था ना, आपको बैड एक्सपीरियंस है कि नहीं ये तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। आप देखेंगे कि इन्वायरमेंट तो आसान सब्जेक्ट भी होता है, एक तो लोगों को बोरिंग लगता है, बट आपको कहीं बोरिंग लगेगा नहीं, इतना फील करेंगे। आप कोई सा सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट उठा के देखें, सारे ही सब्जेक्ट बहुत आसान हैं। फिर जब सारे सब्जेक्ट आसान कैसे हैं कि जब आपको टीचर एक्सप्लेन करें, उस वक्त आप चीज़ों को फील करें, सारे क्वेश्चंस आपके बन जाएं, तब तो आसान लगेगा। जब कॉन्सेप्ट को आप सीख जाते हैं ना, तो चाहे किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन करें, बहुत आसान हो जाता है। और हमारा का पूरा यही अप्रोच रहने वाला है कि जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे, 0 से लेकर के 100% तक ले जाके छोड़ेंगे, सारी चीज़ें क्लियर होती चलेंगी। ये हमारा अप्रोच रहेगा। ऐसा नहीं है कि हमें मानेंगे कि आपको आता है, हम मानेंगे आपको कुछ भी नहीं आता है। यदि आता है तो वीडियो को डबल स्पीड पे आप देखेंगे, आपका काम हो जाएगा। लेकिन सीख जाएंगे, यदि आपने एक बार सीख लिया तो फिर एग्ज़ाम निकालना तो बहुत आसान काम हो जाएगा, कोई सा भी एग्ज़ाम आप दें, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो था गाइज, है ना। ये आपने थोड़ा सा इन्वायरमेंट के बारे में सीखा होगा, हमें क्या क्या स्टडी करना है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करते हैं। और कोई भी क्वेरी है इस बैच के रिगार्डिंग, इन नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिए। ज़्यादा डिले नहीं करना है, क्योंकि फिर बहुत सारी क्लास अपलोड हो जाएंगी ना, तो आप बहुत बोर हो जाएंगे पढ़ने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।